डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 हिंदी व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक्स समास के बारे में जानेंगे कि समास क्या होता है, समास कितने प्रकार का होता है और फिर यूपी बोर्ड क्लास 10th में पूछे जाने वाले समास कौन कौन से हैं और फिर उनको किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इस पर आधारित प्रश्नों के साथ आप इस वीडियो लेक्चर में समास को समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपके लिए थंबनेल लगाया गया है, इस थंबनेल में आप देखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, यानी जो आपके 2025 हिंदी व्याकरण क्लास 10th के हिंदी व्याकरण में ऑप्शनल में जो विकल्प आपसे पूछे जाएंगे, उन विकल्पों के साथ आपको समास के बारे में बताया जाएगा। समास होता क्या है, समास कहते किसे हैं, समास कितने प्रकार का होता है और आपको कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कौन कौन सा समास पढ़ना है, इसके बारे में आप डिटेलिंग से इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप समास से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई डाउट आपके मन में है तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। निश्चित है इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, और यहाँ पर देखिए समास है, फिर लिखा है समास के प्रकार एवं परिभाषा, यानी कौन कौन सा समास होता है और कौन कौन से समास आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको करवाए जाएंगे ताकि आपको कहीं किसी प्रकार के कोई डाउट ना रहे और आपके जो हिंदी यूपी बोर्ड परीक्षा 2010 के पेपर में आए आप उसको आसानी से कर पाएँ। तो डियर फ्रेंड्स, समास के बारे में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डिटेलिंग से आप पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखते रहिए। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप समास के बारे में जानेंगे कि समास होता क्या है, समास में मेन पद क्या होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें समास से रिलेटेड जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है समास, यहाँ पर देखेंगे आप समास लिखा हुआ है और फिर यहाँ देखिए समास को सबसे पहले समझते हैं समास होता क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ, यहाँ पर शाब्दिक अर्थ मतलब होता है शब्द का अर्थ। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वीर मीन्स बहादुर, है ना। फिर आपको मान लीजिए इंग्लिश में बात करें तो वो कहते हैं बॉय मीन्स लड़का। उसी प्रकार से इस समास का भी अर्थ है, यानी समास शब्द का अर्थ है जिसको हम कहते हैं समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी कोई चीज़ है उसको हमें संक्षेप कर देना। संक्षेप मतलब छोटा कर देना है। दूसरी इसकी हिंदी होती है संक्षेपीकरण और तीसरी हिंदी होती है कम करना, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है उसको कम कर देना। ठीक है, कोई चीज़ कई शब्दों में लिखा है उसको एक शब्द में बता देना, उसे को कहते हैं हम संक्षेपीकरण, संक्षेप करना और कम करना, और ये समास का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना, यानी किसी बड़े चीज़ को छोटा कर देना। संक्षेपीकरण मतलब उस छोटे करना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। और कम करना आपकी समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ बड़ा है, बहुत अधिक शब्दों में है, उसको छोटे शब्दों में या कम शब्दों में लिख देना है। ठीक, तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो यहाँ पर देखिए लिखा है राजा का पुत्र, यहाँ पर लिखा है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, इसमें 3 शब्द है और इसको एक ही शब्द में बता दिया गया, कहा गया राजपुत्र। तो क्या कर दिया गया, ये विस्तृत था इसको संक्षेप में कर दिया, यानी ज़्यादा था इसको कम कर दिया गया, और इसी को कहते हैं समास, और समास का शाब्दिक अर्थ यही होता है। ठीक, अब चलिए इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा क्या होता है, तो यहाँ परिभाषा भी लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक, चाहे 2 हो या 2 से अधिक हो। ठीक है, कम से कम 2 होना चाहिए और 2 से अधिक भी होना चाहिए। तो 2 से अधिक है तब भी ठीक है, 2 है तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 हो या 2 से अधिक हो, शब्दों के मेल से नया सार्थक, सार्थक मतलब जिसका कोई मतलब, जिसका कोई अर्थ हो, शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। यानी 2 हो या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, यानी शब्दों के मिलने से जो नया सार्थक शब्द बनाने की क्रिया की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, समास।
यानी समास का मतलब आपने बताया, मैंने आपको बताया कि समास का मतलब संक्षेप करना, संक्षेपीकरण और कम करना होता है। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है जैसे राजा का पुत्र, इसमें 2 से अधिक शब्द हैं और इनको एक कर दिया गया है, यानी इनके मेल से एक सार्थक शब्द बना दिया गया राजपुत्र। फिर यहाँ पर दूसरा देखेंगे 9 रत्नों का समूह, इसमें 4 शब्द हैं, 9 रत्नों का समूह, और इसको एक शब्द से बनाकर इन सभी को मिलाकर एक शब्द बनाया गया, सार्थक शब्द बनाया गया, जिसको कहा गया 9 रत्न। इसी को कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। यानी 2 हो या 2 से अधिक हो, उनको मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बना दिया जाए, तो जो बनाने की क्रिया करते हैं उसको हम कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। ठीक है। अब समास जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी जानना जरूरी है सामासिक पद क्या होता है या समस्त पद। सामासिक पद और समस्त पद दोनों एक ही होते हैं, बस हिंदी डिफरेंस है, यानी हिंदी अलग अलग लिखा गया, चाहे सामासिक पद कहें या समस्त पद। अब समास के द्वारा बने नए शब्द को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। यानी जब आप समास किए तो समास के बाद एक नया शब्द बनेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ राजा का पुत्र, तो एक नया शब्द क्या बनाए? राजपुत्र। तो इस राजपुत्र को हम कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। जैसे यहाँ पर लिखा भी है राजपुत्र। इसी प्रकार से 9 रत्नों का समूह, इनका समास किए तो आप एक नया शब्द बनाए 9 रत्न, तो ये 9 रत्न आपका क्या है? समस्त पद या सामासिक पद। तो समास के द्वारा जो नया शब्द बनता है उस शब्द को हम कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे समस्त पद के 2 भाग होते हैं, यानी सामासिक पद या समस्त पद के 2 भाग होते हैं। पहले को हम कहते हैं पूर्व पद और दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। अब जैसे एग्जाम्पल में समझिए, यहाँ लिखा है राजपुत्र। क्या लिखा है? राजपुत्र। तो इसमें 2 भाग हैं। 2 भाग क्या है? इसमें देखेंगे 2 भाग, यानी जो राज लिखा है ये पूर्व पद है, जो राज लिखा है ये पूर्व पद है, और जो ये पुत्र लिखा है ये उत्तर पद है। तो हर समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद। तो जो पहला होता है उसको पहला पद कहते हैं, जो बाद में होता है वो दूसरा पद होता है। इसी प्रकार से अगर आप 9 रत्न में देखेंगे, 9 रत्न, तो इस 9 रत्न में आप देखेंगे इसमें भी 2 पद हैं, यानी ये भी 2 पदों से मिलाकर बना है। कौन कौन? ये जो 9 रत्न है ये आपका पूर्व पद है, यानी पहला पद है, और जो ये रत्न है ये आपका उत्तर पद है, यानी दूसरा पद है। तो हर समस्त पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप समास के बारे में पढ़ेंगे, समास कितने प्रकार के होते हैं, उनके डिफिनेशन, तो इस चीज़ को वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो आपको पूर्व पद समझ में आ गया होगा, यानी जो पहले लिखा होता है वो पूर्व पद होता है, जो बाद में लिखा होता है उसे उत्तर पद या दूसरा पद कहा जाता है। तो आपने क्या सीखा? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप करना, संक्षेपीकरण या कम करना होता है। परिभाषा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं, जैसे आपने समझा। सामासिक पद या समस्त पद क्या होता है? समास के द्वारा बने नए शब्द को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के 2 भाग होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। जैसे राजपुत्र में राज पूर्व पद है और पुत्र आपका उत्तर पद है। 9 रत्न में 9 आपका पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। तो इतनी बातें आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है समास विग्रह। ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद को, यानी जो आपने अभी देखा समस्त पद को अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी जो समस्त पद होता है उसको अलग अलग कर दिया जाए, तो जो क्रिया करेंगे, जो काम करेंगे, उसको हम कहेंगे समास विग्रह। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, समस्त पद में मैंने फिर से वही लिखा है राजपुत्र, फिर मैंने दूसरा 9 रत्न लिया है और तीसरा चौराहा लिया है। तो राजपुत्र को फिर से अलग अलग कर दिया, यानी बना दिया गया राजा का पुत्र, और 9 रत्न को फिर से अलग कर दिया गया, बना दिया गया 9 रत्नों का समूह, और चौराहा को तोड़ा गया तो बना 4 राहों का समूह। यानी समस्त पद को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। तो समस्त पद को अलग अलग करने की क्रिया को हम कहते हैं समास विग्रह। क्या कहते हैं? समास विग्रह। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि समास विग्रह क्या होता है। अब डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं समास के प्रकार। तो जो समास होता है वो 6 प्रकार का होता है। समास 6 प्रकार का। पहला आपका द्विगु समास है, दूसरा द्वंद्व समास है, तीसरा बहुव्रीहि समास है, चौथा तत्पुरुष समास है, 5वां कर्मधारय समास है, और 6वां अव्ययी भाव समास है। यानी 6 समास है।
तो आपके ऑप्शनल में दिया जा सकता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। ये भी ऑप्शनल, इससे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं तो 6 प्रकार के। ठीक है, तो हर पॉइंट्स आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से आना चाहिए, अन्यथा आप जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके हिंदी में पूछे जाते हैं उसके आंसर नहीं दे पाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आप जानेंगे कि यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी में कौन कौन से समास पूछे जाते हैं या कौन कौन सा समास पूछा जाएगा आपसे। तो आपके सामने स्क्रीन पर है, देखेंगे डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में कक्षा 10 में पूछे जाने वाले समास। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे लिखा है यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में कक्षा 10 में पूछे जाने वाले समास। और समास वो आपके 4 हैं। कौन कौन है उसको आप एक एक समास को बारी बारी से और विद एग्जाम्पल्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। ये उन एग्जाम्पल्स को पिक आउट करके छाट कर लिखा गया है जो अक्सर किसी ना किसी यूपी बोर्ड 2023 में, 2024 में, 2022 में, 2020 में अक्सर पूछे गए हैं। यानी ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे गए हैं जो कई बार आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इनको आप एग्जाम्पल्स को आप नोट करेंगे और इसको मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपसे कोई भी ऑप्शन या कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद संख्यावाचक। अब संख्यावाचक क्या होता है? तो ब्रैकेट्स में मैंने लिख दिया है गिनती बताने वाला, यानी जो गिनती बताए, गिनती मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से इनफाइनाइट अनंत तक जो गिनती को बताता, पहला पद गिनती को बताए और दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष संबंध हो। विशेषण विशेष संबंध मतलब, विशेषण मतलब जो विशेषता बताता है और विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषण विशेष का संबंध हो। विशेषण मतलब जो विशेषता बताए और विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, और समस्त पद, जब आप समस्त पद को तोड़ेंगे, समास विग्रह करेंगे तो समूह या समाहार का ज्ञान कराएगा। समूह शब्द या समाहार उसमें आएगा, उसे द्विगु समास कहते हैं। फिर से सुनिए, जिस समास में पहला पद यानी पूर्व पद संख्या को बताए 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से, और दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष का संबंध हो, यानी दोनों मतलब पहला शब्द जो हो दूसरे का विशेषता बता रहा हो। फिर जब समस्त पद को आप समास विग्रह करें तो उसमें समूह या समाहार शब्द आए, समूह या समाहार शब्द का ज्ञान कराए तो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं? द्विगु समास। इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए समस्त पद लिखा है और यहाँ लिखा है समास विग्रह। समस्त पद में देखेंगे तो लिखा है चौराहा। चौराहा, देखिए चौ मतलब 4 और राहा मतलब राह, तो यहाँ देखिए 4 राहों का समूह, यहाँ समूह शब्द आया है। तो जब इसका आप समास विग्रह करेंगे तो समूह या समाहार शब्द आएगा। और जो इसका पहला पद होगा, यानी जो चौ लिखा है, चौ मतलब 4, ये किसी संख्या का ज्ञान कराएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किसी संख्या का ज्ञान कराएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा देखिए चौमासा। चौ मतलब 4 और मासा मतलब मासों, 4 मासों का समूह। मासा मतलब माह, माह मतलब महीना। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखेंगे। तीसरा है आपके लिए त्रिफला। क्या है? त्रिफला। त्रिफला मतलब त्रि मतलब 3 और फला मतलब फल, 3 फलों का समूह। यहाँ पर देखिए सामने लिखा है त्रिनेत्र। तिर मतलब 3 और नेत्र मतलब होता है आंखें, 3 नेत्रों का समूह। उसके बाद देखिए नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिवेणी, वेड़ी मतलब होती है नदी, यानी 3 नदियों का समूह या 3 वेड़ियों का समूह। सप्ताह, सप्ताह सप्त मतलब होता है 7, आह मतलब होता है दिन, यानी 7 दिनों का समूह। यहाँ आह लिखा है सप्ताह का समूह। तिरंगा, तिर मतलब होता है 3 और रंग मतलब रंग, 3 रंगों का समूह, तो उसे कहा जाएगा तिरंगा। पंचानन, पंचानन मतलब होता है नन्म, आनन मतलब होता है सिर, और पंच मतलब 5, जिसके मतलब 5 सिरों का समूह। पंच पात्र, पात्र मतलब पात्र, 5 पात्रों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। त्रिदेव, 3 देवों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। तो इसमें सभी के पूर्व पद यानी पहले पद को देखेंगे तो सभी से गिनती का बोध होता है। गिनती मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9
इस प्रकार से होगा। और जब इनको आप समास विग्रह करेंगे तो इसमें समूह या समाहार शब्द का ज्ञान कराएगा। ऐसे समास को हम कहते हैं द्विगु समास। आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, इसमें से कोई लिख दिया जाएगा और पूछेगा इसमें कौन सा समास है, ये आपको बताना रहेगा। अभी आप इस पे विकल्पीय प्रश्न भी करेंगे। वीडियो लेक्चर को अंत तक देखते रहिए, निश्चित है आप इससे बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे गए हैं। ये एग्जाम्पल्स वो हैं जो अक्सर यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो यदि आप इन सभी को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपको इनको करने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए दूसरे समास की बात करते हैं। दूसरा समास क्या है आपके सामने? डियर फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसा समास जिसका दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है। यानी जितना उत्तर पद की प्रधानता है उतने पूर्व पद की प्रधानता है। दोनों खास मेन वर्ड होते हैं, दोनों ही प्रधान होते हैं। आगे देखिए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समस्त पद के बीच लगा रहता है। ये देखिए यहाँ पर एक ऐसे लाइन बनी है, इस लाइन को आप समझते होंगे, ये लाइन हम कहते हैं डैश, और हिंदी में कहा जाए तो ये योजक चिन्ह है। योजक मतलब दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए ये योजक चिन्ह है। तो इन जो द्वंद्व समास होगा उसमें इन सब इसका यूज होगा। यानी द्वंद्व समास उसे कहेंगे जिसमें ये योजक चिन्ह लगा हो या डैश लगा हो, और समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा इनमें से किसी को एक की जरूरत पड़ेगी, यानी इसका सेंस देगा, इसका भाव देगा। यानी उन शब्दों को और या अथवा तथा से जोड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स में देखिए, समस्त पद लिखे हैं, समास विग्रह। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि ये उन एग्जाम्पलों को लिखा गया है जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2010 के हिंदी में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो यदि आप इन सभी का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित है कि समाज से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब देखिए, इसमें देखिए पहला जो आपको लिखा गया है देश विदेश, इसमें देखिए दोनों के बीच में डैश है, देश विदेश। समास विग्रह करेंगे तो बनेगा देश और विदेश। खरा खोटा, बीच में डैश है, खरा और खोटा। ठीक है, माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। उत्थान पतन, उत्थान और पतन। अन्न जल, अन्न और जल। हानि लाभ, हानि और लाभ। जल थल, जल और थल। आना जाना, आना और जाना। राम कृष्ण, यहाँ देखिए एक शब्द ऐसा लिखा जिसमें डैश नहीं है, तो कभी भी इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन इस दोनों शब्द में देखेंगे राम भी इंपॉर्टेंट शब्द है और कृष्ण भी इंपॉर्टेंट शब्द है, यानी दोनों पद प्रधान है। तो जब दोनों पद प्रधान हो तो आपका एक ही समास होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, खासकर ज़्यादातर आपको 99% वर्ड मिलेंगे जिनमें बीच में योजक चिन्ह यानी डैश लगा रहेगा। लेकिन एक आध शब्द ऐसे भी आपको मिल सकते हैं जिसको इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन ये दोनों शब्द किसी खास व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति को बता रहे हैं, तो ये याद रखिएगा वो आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो राम और कृष्ण, नदी नाले, नदी और नाले। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे गए हैं जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, नोट बना सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स अगले समास की बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला समास है तीसरा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद विशेषण, विशेषण मतलब विशेषता बताए, और दूसरा पद विशेष यानी दूसरे की विशेषता बताई जाएगी, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी जो पहला पद विशेषण हो और दूसरा शब्द जो हो वो विशेष हो, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही हो। आगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है कि समास विग्रह करने पर है जो, जैसा, रूपी, समान से भाव निकलता है, यानी ऐसा सेंस उसमें निकलेगा। अब ये भी एग्जाम्पल्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए समस्त पद में लिखा है नील कमल। नील कमल मतलब नीला कमल। नील कमल मीन्स क्या? नीला कमल। नीला इस कमल की क्या बता रहा है? विशेषता। नीला क्या बता रहा है? कमल की विशेषता। तो नील कमल मतलब नीला कमल, और नीला क्या बता रहा है? कमल की विशेषता। तो देखिए नीला जो है ये विशेषण है और कमल जो है आपका विशेष है, तो आपका कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। इसी प्रकार से नील गाय यानी नील गगन है, नीला गगन। पीतांबर, पीला कपड़ा, अंबर मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा, तो पीला कपड़ा। महात्मा मतलब महान आत्मा। नीलांबर, नीला अंबर। ठीक है, उसी प्रकार चंद्रमुख यानी चंद्र जैसा मुख,
यहाँ पर देखिए जैसा सेंस निकला। चरण कमल, कमल के समान चरण, यहाँ देखिए समान शब्द निकला। श्वेत कमल, सफ़ेद कमल, सफ़ेद क्या है, विशेषण है। शुभ कर्म, शुभ है जो कर्म, यहाँ है जो सेंस निकला, देखिए है जो है। पवन पुत्र, पवन का पुत्र, ठीक है। स्वर्ण कलश, स्वर्ण से सोने से बना कलश। तो इस प्रकार से अगर कोई सेंस दे रहा है तो आपका कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय में जो पहला शब्द होगा वो विशेषण होगा और दूसरे का क्या करेगा, विशेषता बताएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको पहचानना है, आपको दिमाग में रखना है, तभी आप समास को आसानी से पहचान पाएंगे और सही ऑप्शनल पे टिक कर पाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स अगले सेंटेंस समास की बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला समास है बहुव्रीहि समास, और ये आपका चौथा समास है। कौन सा समास है, चौथा समास। आपने 3 समास देखा और चौथा समास है। और यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के हिंदी में 4 ही समास से रिलेटेड पॉइंट्स पूछे जाते हैं, द्व्युग, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। और आपके 2 समास अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास को देखेंगे, ऐसा समास जिसका कोई पद यानी न पूर्व पद न उत्तर पद, कोई पद प्रधान ना हो, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, यानी दोनों मिलकर किसी तीसरे को बताएं, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास, ठीक है। समास विग्रह करने पर है या हैं प्लस जिसका, जिसकी, जिसके सेंस देगा, यानी इनमें से कोई एक होगा और इन तीनों में से कोई एक होगा, ऐसा भाव देगा, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। और उससे किसी तीसरे का पता चलेगा, किसी तीसरे का पता चलेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा है चक्रपाणि, इसका चक्र है पाणि में जिसके, चक्र है पाणि में जिसके, देखिए यहाँ पर है आया है और फिर क्या आया है, जिसके। चक्र है पाणि में, पाणि मतलब होता हाथ, यानी जिसके हाथ में चक्र है, यानी किसको बताया जा रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ब्रैकेट्स में विष्णु, यानी किसी तीसरे की बात हो रही है। फिर बीड़ा पाणि, यानी बीड़ा है पाणि में जिसके, यानी जिसके हाथ में बीड़ा है, किसके हाथ में ऐसा होता है, सरस्वती, तो यहाँ लिखा है। चंद्रशेखर, यानी चंद्र है शेखर पर जिसके, शेखर मतलब होता है मस्तक, यानी जिसके मस्तक पर चंद्र है, ऐसा कौन है, तो वो है शिव, तो यहाँ पर शिव लिखा है। फिर लंबोदर, यानी लंबा है उदर जिसका, उदार मतलब होता है पेट, यानी जिसका पेट लंबा है, बड़ा है, ऐसा कौन है, तो वो है गणेश। फिर विषधर, विष को धारण करने वाला, जो विष को धारण करता है, ऐसा कौन है, तो वो है सर्प, यानी सांप, सांप ही विष को धारण करता है और किसी के पास विष नहीं होता है। फिर मीनाक्षी, मीनाक्षी मतलब मछली के समान आंखें हैं जिसकी, तो ऐसा कौन है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्त्री। फिर गंगाधर, गंगा को धारण किया है जिसने, तो गंगा को धारण कौन किए हैं, शंकर जी ने, तो यहाँ पर लिखा है शंकर जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें ना तो उत्तर पद प्रधान है ना पूर्व पद प्रधान है, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं। और जब इनका समास विग्रह करेंगे तो है, हैं या जिसका, जिसकी, जिसके, इनमें से कोई एक आएगा। तो इस प्रकार का अगर भाव निकले तो आपका बहुव्रीहि समास होगा। और ये समास जो लिखे गए हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समास है, यानी जो अक्सर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप इनको आसानी से तैयारी कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं और इन समास का प्रैक्टिस कर सकते हैं और आसानी से इनको याद कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स इस पे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न का संग्रह है, यानी लिया गया है, जो उन बहुविकल्पीय प्रश्न को लिखा गया है जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में अक्सर आते हैं। और ऐसे ही अगर आएंगे तो ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे, इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो ये आ रहा आपके सामने स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है समास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी समास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न है। और इस बहुविकल्पीय प्रश्न को आप आसानी से कर पाएंगे यदि आप समास को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न रहा यहाँ पर देखिएगा, हानि लाभ समास है, यानी हानि और लाभ में कौन सा समास है, यहाँ में होगा, हानि लाभ में समास है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है। तो हानि लाभ शब्द को देखेंगे तो बीच में यहाँ लगा है डैश, और मैंने क्या कहा था कि डैश केवल एक ही समास में लगता है और वो समास आपका है द्वंद्वी समास। कौन सा समास है, द्वंद्वी समास। तो यानी आपका ये आंसर, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन गलत है, और ये आपका द्वंद्व समास क्या है, राइट है, ठीक है, राइट।
इसी प्रकार से दूसरे में देखेंगे त्रिवेणी में कौन सा समास है, त्रिवेणी, यानी त्रिवेणी में देखिए त्रि जो लिखा है, त्रि मतलब तीन, यानी संख्या को बता रहा है, वेणी मतलब नदियों, तीन नदियों का समूह, तीन नदियों का समूह, संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक हो, फिर जब उसका समास विग्रह करें तो समूह या समाहार शब्द आए। ऐसा किसमें आता है, क्या द्वंद्व में आता है, नहीं, क्रमधारय में नहीं, द्विगु में आता है, अव्ययी भाव नहीं। ठीक है, आप देखिएगा यदि ऑप्शनल में अव्ययी भाव या तत्पुरुष समास दे दिया गया है तो ध्यान रखना अव्ययी भाव या तत्पुरुष समास कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में अव्ययी भाव तत्पुरुष समास नहीं है, इसलिए कभी हो ही नहीं सकता है। यह 100% फिक्स है कि ये कभी नहीं हो सकता है, तो उसको आप पहले से कैंसिल कर देना है, बाकी पर विचार करना है कि कौन सा होगा। अगला देखेंगे, तीसरा आपके सामने है सुख दुख में समास है। सुख दुख में कौन सा समास है, द्विगु समास है। अव्ययी भाव आपको पढ़ना नहीं है तो ये होगा नहीं। कर्मधारय है नहीं, देखेंगे द्वंद्व है क्या है, तो सुख दुख में देखा जाए तो बीच में क्या है, डैश है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, बीच में डैश होगा, फिर अगर इन वर्डों को आप ध्यान से समझेंगे तो एक दूसरे के विलोम होंगे, सुख दुख, लाभ हानि, हानि लाभ, एक दूसरे के विलोम होंगे ये वर्ड, तो इनको इस तरह से भी बता सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो आपका क्या होगा, द्वंद्वी समास। ये वाला ऑप्शन सही है, कर्मधारय नहीं होगा और ना ही द्विगु होगा, आपका द्वंद्वी समास होगा। ठीक है, इसी प्रकार से चौथे की बात करते हैं, षड्दर्शन। षड्दर्शन, षड्दर्शन मतलब 6 दर्शनों का समूह, तो यहाँ षड मतलब होता है 6, 6 संख्या बता रहा है। में कौन सा समास है, तत्पुरुष नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे कोर्स में है नहीं। कर्मधारय विचार करेंगे इस पे, षड मतलब 6 संख्या बता रहा है, नहीं होगा। द्विगु होगा, संख्या बताए तो द्विगु होगा, द्वंद्व नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला देखेंगे पंचवटी। पंच मतलब 5 और वटी मतलब वटियों का समूह, 5 वटियों का समूह, तो क्या होगा, कर्मधारय नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु होगा। जहाँ भी संख्या पहले आएगा वहाँ द्विगु होगा, तत्पुरुष नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे ये वेद पुराण लिखा है, यहाँ वेद पुराण नहीं रहेगा, वेद पुराण। ठीक है, सॉरी वेद पुराण। वेद पुराण में समास है, देखिए बीच में डैश है, वेद पुराण। ऐसे वर्डों में द्विगु नहीं हो सकता है, बहुव्रीहि नहीं हो सकता है, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे नीलकंठ। नीलकंठ में समस्त पद में प्रयुक्त समास है, कौन सा समास है, द्वंद्व। नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीला है जो कंठ, यानी नीला है जिसका कंठ, ऐसा भी कह सकते हैं, नीला है जिसका कंठ, यानी किसी का कंठ तो नीला होता नहीं है, लेकिन नीला है जिसका कंठ, ऐसा कोई एक ही है, ऐसा कोई एक ही व्यक्ति है, ऐसा कोई खास ही बात हो रही है, तो ऐसे में आपका होगा बहुव्रीहि समास। क्या होगा, बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा, अव्ययी भाव कभी नहीं हो सकता है, आपका बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ पर आपका द्विगु समास नहीं होगा, कर्मधारय समास है ऑप्शन में ही नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से माता पिता को देखेंगे। माता पिता एक दूसरे का विलोम है, बीच में डैश है, ऐसा किसका होता है, कर्मधारय का नहीं, द्विगु का नहीं, बहुव्रीहि का नहीं, किसका होता है, द्वंद्वी का, तो द्वंद्वी होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखिए नीलकमल, यानी नीला कमल, द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, कर्मधारय होगा। नीला कमल यानी नीला आपका विशेषण है और कमल विशेष है, ऐसा किसमें होता है, कर्मधारय में, बहुव्रीहि नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 9 विकल्प देखा, और वो विकल्प हैं जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे हुए विकल्प हैं, या ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे या पूछा जा रहा है। और भी थोड़ा है, देखेंगे उनको। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने 10 विकल्प है। क्या है, नवरत्न में समास है। नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास नहीं है। द्विगु समास है, 9 जहाँ भी संख्या की बात होगी वहाँ द्विगु होगा, तत्पुरुष कभी नहीं हो सकता है, अव्ययी भाव नहीं हो सकता है। रामकृष्ण, रामकृष्ण में देखेंगे बीच में डैश है, में कौन सा समास है, अव्ययी भाव कभी नहीं हो सकता है, द्वंद्व होगा, ऐसा द्वंद्व में ही केवल हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष कभी नहीं हो सकता है। अगला नीलांबर, नीलांबर मतलब नीलांबर, में कौन सा समास है, द्वंद्व समास नहीं, द्विगु नहीं, कर्मधारय है, नीला क्या है, विशेषण है, और अंबर विशेष है, तो कर्मधारय समास का होगा, बहुव्रीहि समास नहीं होगा। अगला नील गाय, यानी नीली गाय या नीला गाय, में कौन सा समास है, कर्मधारय। नीला
क्या है, विशेषण, और गाय विशेष है तो कर्मधारय समास होगा। द्वंद्व समास नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा, बहुब्रीहि समास नहीं होगा। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि समास क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास में मेन पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, हम कैसे उनको डिफाइन करेंगे और किस प्रकार से किसी वर्ड को देखकर ये पता करेंगे कि कौन सा समास है। और हमारे यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के हिंदी में कौन कौन से समास पूछे जाते हैं और यदि पूछे जा रहे हैं तो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स समास से रिलेटेड रहे होंगे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार के कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।